ऋण योग्य कोष सिद्धांत या नव परंपरावादी सिद्धांत, लोनेबल फंड्स थ्योरी और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट फॉर क्लास BA1। ऋण योग्य कोष सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले स्विस अर्थशास्त्रियों जैसे विक्सेल, ओहलेन, मिर्डल, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने किया। प्रोफेसर पीटरसन के अनुसार ऋण योग्य सिद्धांत के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो ऋण योग्य कोष की मांग तथा पूर्ति को संतुलित करती है। ऋण योग्य सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। यह सिद्धांत ब्याज की दर को निर्धारित करते समय मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा का संचय, मुद्रा का असंचय तथा बैंक साख के साथ साथ वास्तविक तत्वों जैसे प्रत्यक्षता, उत्पादकता, बचत आदि को ध्यान में रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में मौद्रिक व वास्तविक दोनों तत्वों को ध्यान में रखा गया है, जबकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट में केवल वास्तविक तत्वों को ध्यान में रखा गया था। ऋण योग्य कोष सिद्धांत को विस्तृत रूप में अध्ययन करने के लिए हमें दो तत्वों का ज्ञान प्राप्त होना बहुत अधिक आवश्यक है, ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति, क्योंकि ब्याज की दर का निर्धारण इन दोनों तत्वों के द्वारा ही होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋण योग्य कोष की पूर्ति, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ऋण योग्य कोष की पूर्ति मुख्य रूप से चार बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, बचत, सेविंग। बचतें ऋण योग्य कोष की पूर्ति का मुख्य साधन हैं। बचतें व्यक्तिगत क्षेत्र में भी हो सकती हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में भी हो सकती हैं तथा सरकारी क्षेत्र में भी हो सकती हैं। व्यक्तिगत बचत एक व्यक्ति की आय और व्यय का अंतर होता है। प्रोफेसर रॉबर्टसन का यह विचार था कि इस समय की बचत पिछली आय की अवधि पर निर्भर करती है। बचत पर आय तथा ब्याज की दर दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। यदि आय स्थिर है तो ब्याज की दर बढ़ने पर बचत की दर भी बढ़ेगी। व्यावसायिक बचतें वे बचतें होती हैं जो व्यावसायिक फर्में करती हैं। व्यावसायिक बचतें अन्य बातों के अतिरिक्त ब्याज की दर का भी प्रभाव पड़ता है। यदि ब्याज की दर अधिक होगी तो फर्में बचत अधिक करेंगी और इसके विपरीत ब्याज की दर कम होगी तो वो बचत भी कम करेंगी। इसलिए बचत पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई होती है, अर्थात पॉजिटिव स्लोप की होती है। नंबर 2, बैंक साख, बैंक क्रेडिट। ऋण योग्य कोष की पूर्ति का दूसरा साधन बैंक द्वारा निर्मित साख है। ब्याज की एक न्यूनतम दर के बाद बैंक साख ब्याज सापेक्ष हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि ब्याज की ऊंची दर पर बैंक अधिक रुपया उधार पर देते हैं और इसके विपरीत ब्याज की कम दर पर बैंक कम रुपया उधार पर देते हैं। नंबर 3, बचतों का असंचय, डिसहोर्डिंग ऑफ सेविंग। ऋण योग्य कोष की पूर्ति का तीसरा साधन पिछली बचतों का असंचय है। इसका अर्थ यह है कि लोग मुद्रा का जो संचय करते हैं उसे उधार दे देते हैं। प्रोफेसर कुरिहारा के अनुसार संचय से अभिप्राय संपत्ति के उस भाग से है जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं। जब ब्याज की दर अधिक होती है तो संचय की गई मुद्रा को ऋण देने के रूप में उसका असंचय कर दिया जाता है। अनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ऋण योग्य कोष का चौथा साधन है अनिवेश। अनिवेश से अभिप्राय यह है कि मशीनों के घिसने पर उनका प्रतिस्थापन नहीं किया जाता।
इस प्रकार एक फर्म के द्वारा जो रकम प्रति वर्ष घिसावट कोष में डालने के लिए सुरक्षित रखी जाती है उसे ब्याज के रूप में दे दिया जाए। ब्याज की दर बढ़ने पर अनिवेश बढ़ता है और ब्याज की दर कम होने पर अनिवेश कम होता है। इसलिए सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू सेविंग प्लस बैंक क्रेडिट प्लस डिसहोल्डिंग ऑफ सेविंग्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट, इन चारों का जोड़ होती है। ऋण योग्य कोष की मांग, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। ऋण योग्य कोष की मांग मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में की जाती है जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निवेश मांग, इन्वेस्टमेंट डिमांड। ऋण योग्य कोष की मांग का मुख्य स्रोत फर्मों द्वारा निवेश किए जाने वाली मुद्रा की मांग है। ब्याज की दर कम होने पर निवेश के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग अधिक होगी तथा इसके विपरीत ब्याज की दर अधिक होने पर इसकी मांग कम होगी। नंबर 2, उपभोग, कंजम्पशन। जब लोग अपनी आय से अधिक उपभोग करते हैं तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। इसलिए उपभोग के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग निजी व्यक्तियों तथा परिवारों द्वारा की जाती है। साधारणतः यह देखने में आता है कि ब्याज की दर कम होने पर अधिक उपभोग ऋण लिए जाते हैं तथा इसके विपरीत ब्याज की दर अधिक होने पर उपभोग ऋण भी कम लिए जाते हैं। नंबर 3, असंचय, होर्डिंग। ऋण योग्य कोषों की मांग उन व्यक्तियों द्वारा भी की जाती है जो मुद्रा का नगद रूप से संचय करना चाहते हैं। यदि ब्याज की दर कम होगी तो संचय के लिए मुद्रा की मांग भी अधिक होगी। इसके विपरीत ब्याज की दर अधिक होने पर संचय के लिए मुद्रा की मांग भी कम हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिमांड प्लस कंजम्पशन प्लस होर्डिंग। और शॉर्ट में हम कह सकते हैं डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू आई प्लस सी प्लस एच। ब्याज की दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण वहीं पर होगा जहां पर ऋण योग्य कोष की मांग और पूर्ति बराबर होती है, अर्थात डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स और आई प्लस सी प्लस एच इज इक्वल टू एस प्लस बी प्लस डी एच प्लस डी आई। उपरोक्त समीकरण से हमें ज्ञात होता है कि जिस समय डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स दोनों बराबर होंगी उस समय ही ब्याज की दर का निर्धारण होगा। इसे हम एक रेखा चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोनेबल फंड्स लेंगे, वाई एक्सिस पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। डी डी डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कर्व है जो नेगेटिव स्लोप का है। एस एस सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कर्व है जो पॉजिटिव स्लोप का है। जहाँ पर ये दोनों आपस में काट रहे हैं ई बिंदु पर, इसका मतलब ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति है। ई बिंदु पर ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति दोनों बराबर हैं और ब्याज की दर का निर्धारण OR के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार क्लासिकल और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट केवल रियल फैक्टर्स के ऊपर या वास्तविक तत्वों पर आधारित था, जबकि लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट ऋण योग्य कोष की मांग और ऋण योग्य कोष की पूर्ति के ऊपर निर्भर करती है। इसमें अर्थशास्त्रियों ने दोनों प्रकार के तत्वों को शामिल किया है, वास्तविक तत्वों को भी और मौद्रिक तत्वों को भी। धन्यवाद।